Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic chemical bond. So let's start. केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, ऐसे एलिमेंट्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते उसमें 18 ग्रुप के आ जाते हैं एलिमेंट्स, जिन्हें हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं. क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने के देने की ज़रूरत पड़ती है. इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये अनरिएक्टिव होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते. इसके अलावा जो एलिमेंट हैं वो उनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है, तो हम उनको क्या है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, दोज हैविंग 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. अगर हम बात करें ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और उनको फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इतने इलेक्ट्रॉन गेन करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ये क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज़ कर देंगे. सेकेंड, दोज हैविंग 5 to 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. और ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल्स में, वो शेयरिंग करेंगे क्योंकि इनको चाहिए भी 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अब द फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ड्यू टू सम redistribution or regrouping of electrons to form a more stable configuration. जो एलिमेंट्स है या एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं. इनके कारण ही क्या हो रहा है, एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. और ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक तरह से एटम्स को क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन से, या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. और इसके अलावा देखिए तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करके. केमिकल बॉन्ड का रोल हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट अगर देखा जाए डेफिनेशन क्या हो सकती है बॉन्ड की, तो ए बॉन्ड इज़ एनी फोर्स विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर. तो एक तरह का अट्रैक्शन है जिसे हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो 2 टाइप्स के, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार. नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हम आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लेते हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ नॉर्मल गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. अभी हमने देखा कि जो एटम्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उनको रिमूव वो कर देते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उन्हें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा जाए, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम. हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से पहले एटम्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. तो इसमें से फर्स्ट अगर हम देखें तो द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम्स विद लार्जर रेडाई इज स्मॉलर. अब अगर हम किसी एटम, लार्जर रेडाई किसकी होगी, जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, उनका जो आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम्स लार्जर रेडाई के लिए कम होगी, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा. वहीं अगर हम स्मॉल एटम्स की बात करें तो स्मॉल एटम्स में जो आउटर मोस्ट शेल होगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. तो स्मॉल एटम्स के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जबकि लार्ज एटम्स के लिए वो कम होगा. ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के. नेक्स्ट फैक्टर देखें तो नंबर ऑफ इनर शेल्स, हायर द नंबर ऑफ इनर शेल लेजर द वैल्यू ऑफ IP. ये भी इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. किस तरीके से, अगर हम इनर शेल्स के बारे में बात करें तो ये एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं. जैसे अगर किसी लार्ज एटम में देखें तो अगर जितना ज़्यादा इनर शेल्स होगी ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी,
आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पर, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा इन इनर शेल के कारण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर देखें तो अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो वहीं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे और ज़्यादा एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इनर शेल्स डिपेंड कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो मेटल्स की जब हम बात करते हैं या फिर एटम्स देख लेते हैं, ऐसे एटम जिनके पास एक्स्ट्रा एक दो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हमेशा ये टेंडेंसी रखेंगे कि उनके वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो इनके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये हमेशा चाहेंगे कि इनका ये एक दो इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या है ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और जिस कारण इन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सोडियम का और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्लोरीन का, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सोडियम है इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल्स में और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। तो इससे इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कारण क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और क्लोरीन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपोजिट चार्ज के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसी को क्या बोल रहे हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट, द एटम्स इन्वॉल्व्ड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिफोर कंबाइनिंग। जो आयनिक बॉन्ड बना उसके पहले तो जो सोडियम और क्लोरीन थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद जो है चार्ज जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे द एलिमेंट ए विच हैज़ लॉस्ट its electron is known as electropositive, whereas electron B which has gained the electron is termed as electronegative। तो वही बताया है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो टेंडेंसी क्या रखता है, डोनेट करने के इलेक्ट्रॉन को, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके अपोजिट है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे जो ए एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बी को, तो इसके कारण इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टर्म इज इलेक्ट्रोवेलेंट। सो जिन भी कंपाउंड के में जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बने हैं जैसे कि NaCl है, Na2 है, इनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं और ये होते हैं पोलार नेचर के। क्यों, क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं। इसका एग्जांपल हमने देख ही लिया है सोडियम एंड क्लोरीन का कि इसकी आउटर मोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे देगा तो इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 6 मिलके 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट, द सोडियम कैन बी सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन वाइल क्लोरीन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म यूज़ की गई है सोडियम और नियॉन के बीच में और क्लोरीन और आर्गन के बीच में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो अगर मैं सोडियम की बात करूँ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 10 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और वहीं अगर मैं नियॉन की बात करूँ तो इसके पास भी कितने 10 हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वहीं अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ जिसके पहला तो 17 था, ठीक है, क्लोरीन का पहले 17 था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इस कितना हो गया 18। वहीं आर्गन का भी कितना होता है 18 होता है एटॉमिक नंबर,
सो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म्स, आर हार्ड इन नॉन वोलेटाइल। अगर आयनिक कंपाउंड का या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का कोई एग्जांपल है तो वो NaCl ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में होंगे, हार्ड होंगे, नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब ये वेपराइज नहीं होंगे। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। सोल्यूबल होते हैं पोलार सॉल्वेंट में, पोलार सॉल्वेंट से वाटर एंड एल्कोहल। और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस और इन द फ्यूज्ड स्टेट। तो अगर हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। और वहीं अगर हम फ्यूज्ड स्टेट की बात करें, फ्यूज्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब हम मेल्ट करते हैं हीट के थ्रू किसी कंपाउंड को, तो हम उसको बोलेंगे हम फ्यूज्ड स्टेट। नेक्स्ट हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी हमें देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये कितने टाइप का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अभी किस तरीके से फॉर्म होंगे, जब भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि क्लोरीन में देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे तो और कमी हो जाएगी ना एक एटम के पास। तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर हम H2 में देखें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये दो हाइड्रोजन एटम के साथ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। वहीं डबल बॉन्ड में देखिए तो डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन देखें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और सेम सेकेंड नाइट्रोजन एटम को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम दो कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिलके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बन है वो शेयरिंग करता है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों कार्बन यूज़ कर लेंगे और सिर्फ और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 3 तो यहाँ पे कर लिया और एक एक इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए ये एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जिन में होता है उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो देखिए ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन आयोनाइजेबल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं करेंगे। जब भी हम इन्हें सॉल्यूशन में अगर हम डिप करते हैं इनको तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हमें। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ईथर एंड पायरीडीन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होंगे। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा इनका। दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। तो अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड का कोई गैसेस का एग्जांपल दूँ तो वो आ जाएगा आपका H2N2। और अगर लिक्विड का देखें तो वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आर लिक्विड गैसेस एंड आर जनरली सॉफ्ट, इजीली फ्यूजेबल एंड वोलेटाइल। तो ये क्या है, गैसेस फॉर्म में रहते हैं तो वोलेटाइल भी होंगे। जैसे कि वाटर है, अगर इसको टेम्परेचर देंगे तो ये वेपराइज्ड हो जाएगा। दे आर नॉन कंडक्टिंग इन द फ्यूज स्टेट और इन सॉल्यूशन। ओके, सो अगर हम वाटर में कोई कन्फ्यूज़न है अगर, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जब वो इम्प्योर होता है, बट प्योर वाटर कभी भी कंडक्टिंग नेचर शो नहीं करता है, नॉन कंडक्टिंग होता है वो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज अ मेजर ऑफ इट्स पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयरिंग इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था कि शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन एटम जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर हम मैं सिंपली बताऊँ तो ऐसे एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है वो उनकी। तो यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, सल्फ़र है, ये क्या है, थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बी कैरेक्टराइज्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि शेयरिंग भी होगी इलेक्ट्रॉन्स की और आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब हमें चार्ज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच में फॉर्म होगा? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी एक दूसरे से। अब इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो बीच में नहीं रहेगा दोनों एटम्स के। द एटम्स विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू इट, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे हमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर नहीं होता है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वाटर मॉलिक्यूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये पोलर नेचर का है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अट्रैक्ट more towards the nucleus of the oxygen atom. Consequently, oxygen develops partially negative and negative, while hydrogen develops partially positive charge. अब अगर वाटर मॉलिक्यूल में हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ये एक हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इस हाइड्रोजन के साथ के बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और वहीं इस वाले का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव और इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इस कारण इसको बोलेंगे कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बिल्कुल अपोजिट होंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। वहाँ हमने देखा था व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो नॉन पोलर में क्या होगा कि जो एटम होंगे वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जैसे कि कार्बन कार्बन की सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन। नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the molecular orbital bonding the atoms together is same around each atoms, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। देयर इज़ नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, क्योंकि वही है रीज़न इसका ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम्स के बीच में रहेगा। इसका एग्जांपल हम देखें तो S2 इसका एग्जांपल है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बॉन्ड एनर्जी भी देख लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज रिफर्ड टू एज बॉन्ड एनर्जी एंड इज मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो जो बॉन्ड है आयनिक हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इससे हमें क्या है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है। जैसे अगर हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब कि वो क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। लेकिन वहीं अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है
तो इसका मतलब कि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर बॉन्ड एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करें तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 जूल और 1 कैलोरी। अब 1 जूल की अगर डेफिनेशन देखिए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 मीटर अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अगर दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है, कोई बॉन्ड है, तो हमें क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन का, ठीक है। हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। अब इस एनर्जी, इतनी एनर्जी दी कि ये क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर मूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 1 जूल बोल रहे हैं। तो 1 जूल एनर्जी का अमाउंट है जिससे एटम्स क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स के बराबर होता है। 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। इसको समझिए तो देखिए, एक बीकर में अगर हम देखें तो इसमें समझ लेते हैं कि 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर क्या है, स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको अगर हीट दूँ तो इतनी हीट दूँ कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए। तो जितनी मैंने हीट दी कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, उसी को मैंने क्या बोल दिया है यहाँ पे, 1 कैलोरी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 1000 कैलोरीज के बराबर। और अगर 1 जूल देखें तो 0.239 कैलोरीज 1 जूल के बराबर होती है। बॉन्ड लेंथ के बारे में देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। ओके, तो जो दो एटम्स के बीच में एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे और इसका यूनिट क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। और इसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में और नैनोमीटर में इसकी वैल्यू ये होगी। अब अगर यहाँ पे एक टेबल में देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं और इनकी एनर्जी दे रखी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में देखा जाए तो 461 एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वहीं हाइड्रोजन के बीच में 435, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में 419। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ दी रखी है जितना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी। वहीं अगर डबल बॉन्ड्स में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 712 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड में ये एनर्जी बहुत कम है लेकिन डबल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। वहीं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी 615, जो कि सिंगल बॉन्ड से तो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंगल से डबल बॉन्ड के को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। वहीं ट्रिपल बॉन्ड में देखिए तो नाइट्रोजन में और कार्बन और नाइट्रोजन में तो और ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा होती है, देन डबल बॉन्ड एंड फिर उसके बाद आ जाएगा सिंगल बॉन्ड्स में एनर्जी उससे कम हो जाती है। सो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।